जब तक इनका इंडिपेंडेंटली अपॉइंटमेंट नहीं होगा, ये सस्पिशन, ये क्वेश्चंस बराबर अराइज होंगे। ये प्रपोज बिल ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है। कैसा, ये तो क्लैश हो रहा है ना उस आर्टिकल से। अब रियलिटी को एक्सेप्ट करिए, कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करवा सकेगा? गवर्नर अगर के राज में सिर्फ 4 या 5 मिनिस्टर्स को आप अरेस्ट कर लीजिए, सरकार गिर गई, सरकार बचेगी नहीं ना। BNSS के और PMLA के कई सेक्शंस हैं, आप डाल दीजिए, आराम से बैठिए। 30 दिन नहीं, 3 महीने बेल नहीं होगी। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अपॉइंट एग्जीक्यूटिव करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, राइट? चाहे वो IT के हों, ED के हों, CBI के हों। तो जब तक इनका इंडिपेंडेंटली अपॉइंटमेंट नहीं होगा, ये सस्पिशन, ये क्वेश्चंस बराबर अराइज होंगे कि ये सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि यूपीए के टाइम पे वैसे ही था, अभी भी ऐसे ही है। हमारी पुलिस फोर्स को देख लीजिए आप, एक SI के पोस्टिंग से लेकर DGP तक हर पॉलिटिशियन का रिकमेंडेशन पे या तो उसकी कास्ट के ग्राउंड पे होता है, रिलीजन ग्राउंड पे होता है। तीसरी बात यह कि हमने संविधान में यह कहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी गाइडेड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये आर्टिकल है संविधान में। ये प्रपोज बिल ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है। कैसा, ये तो क्लैश हो रहा है ना उस आर्टिकल से। दूसरी बात यह है कि अब रियलिटी को एक्सेप्ट करिए, कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करवा सकेगा? बताइए आप। अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो PV नरसिम्हा राव को कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन सामने जाना पड़ा, मगर रिजाइन नहीं किया वो। अब यहां पर करना क्या है? गवर्नर, आप सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। गवर्नर अगर के राज में सिर्फ 4 या 5 मिनिस्टर्स को आप अरेस्ट कर लीजिए, सरकार गिर गई, सरकार बचेगी नहीं ना। तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? यूनियन टेरिटरी में तो पूरा होम डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। पूरा होम डिपार्टमेंट जो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, चाहे वो पुडुचेरी हो, दिल्ली हो, अब आप JNK ले लीजिए। तो फिर इंडिपेंडेंस कहां रहा? आप तो कंट्रोल करेंगे ना इनको। सर लेकिन जिस किसी तोते को आपको पकड़ना है या किसी पिंजरे में डालना है, तो ये खुद आपके कंट्रोल में रहेंगे, वो पिंजरे में पड़ जाएंगे। सिर्फ 4 या 5 मिनिस्टरों को पकड़ लीजिए, गया, गवर्नमेंट चले गई, सरकार चले गई। लेकिन तो नहीं, सुनिए, आप इन तमाम चीजों को इंडिपेंडेंट कर दीजिए, जिसमें कोई सरकार का रोल नहीं रहेगा। उंगली नहीं उठेगी ना आप पे। अगर आप वाकई में मोरालिटी की बात कर रहे हैं, तो जब मोरालिटी की बात कर रहे हैं तो ये भी कानून डाल दीजिए कि जिस किसी को पकड़ा जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्टी में शामिल नहीं होगा। डाल दीजिए आप। इसको क्यों नहीं डालते आप? ये सब चीजें करिए ना। आपकी इंटेंशन, आपकी नेक नियति जाहिर हो जाएगी। सर JPC का रास्ता खुला है। अभी हमारे एडिटर इन चीफ के इंटरव्यू में अमित शाह जी ने बोला है कि JPC में जाएगा, JPC में चर्चा होगी, JPC में सारे पार्टियों के लोग हैं, तो उसमें आप बात उठाइए, चीजें होंगी। नहीं, आप मेरे पास आए तो मैं बोल रहा हूं ना। पार्लियामेंट में हमने ये कहा, JPC में नहीं मालूम मैं मेंबर बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा। स्पीकर साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमको बनाइए, हम ये रखेंगे। मगर JPC में जाएगा जरूर, वो तो लिखा हुआ था एजेंडे में कि इसको पार्लियामेंट की कमेटी को रेफर किया जाएगा। मगर ये जो हमारे एप्रीहेंशंस हैं, इसका क्या होगा बताइए? उसका क्या करेंगे आप? भाई महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में आपने देख लिया क्या हुआ। हमारे MLAs को तोड़ दिया गया, बिहार में 4 MLAs चले गए। फिर आप कर्नाटका में क्या हुआ? हर जगह ऐसे ही हो रहा है। आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को इंडिपेंडेंट कर दीजिए। इसमें कोई सरकार का रोल नहीं होगा, उनके अपॉइंटमेंट में, पुलिस फोर्स में नहीं होगा। इंडिपेंडेंट कर दीजिए ना। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इसमें नहीं आती क्या? फिर बताइए आप। इसमें भी आना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी।
तो अब आप यूएपीए में डाल देंगे किसी को, यूएपीए लगा दिए, BNSS के और PMLA के कई सेक्शंस हैं, आप डाल दीजिए, आराम से बैठिए। 30 दिन नहीं, 3 महीने बेल नहीं होगी, 3 महीने बेल नहीं होगी। जब क्या करेंगे आप? अच्छा, आपको केस लगाने की जरूरत है, डिटेन कर लीजिए आप। डिटेन के पावर्स हमारे हमने BNSS में है, BNS में है, डिटेन कर लीजिए, 30 दिन चला गया वो। ये बात समझने की जरूरत है। सर, SIR का मुद्दा अभी भी चंद्रबाबू नायडू हो या फिर बाकी जिस तरीके से दिल्ली गिरफ्तारियां भी हुई है और काफी लंबे समय तक भी वो भी जेल में रहे, आपको क्या लगता है कि उनकी नहीं, अगर चंद्रबाबू नायडू को आज पकड़ लिए, जैसा जगन के दौर में उनको पकड़ा गया था, तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे ना। अच्छा, वो केस आज भी उनके ऊपर है, वो केस चल रहा है। अगर फर्ज करिए उनकी बेल कैंसिल हो गई और वो 30 दिन जेल में रहे, तो क्या होगा? नायडू जी तो चले गए, टाटा बाय बाय हो गए वो। तो ये चीजें हैं ना, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। भाई आप ये बताइए कि कोई चीफ मिनिस्टर जनता को जवाब दे रहेगा या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जवाब दे रहेगा? मेरी जवाबदेही जनता से रहेगी। और ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रेव वायलेशन है। एग्जीक्यूटिव चाहता है कि लेजिस्लेचर कंट्रोल करे। देखिए, अगर कोई मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री को या तो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट रूल लगा सकते, या फिर उस विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटा सकते आप। यहां तो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज कर देंगे काम, नो कॉन्फिडेंस की भी जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंशियल प्रोमलगेशन की भी जरूरत नहीं है। तो ये अनइलेक्टेड डिक्टेटरशिप हो जाएगी, फिर ये तो पोलिस स्टेट बन जाएगा। इसीलिए मैंने पहले कहा, आज भी कह रहा हूं, ये हमको याद दिलाता है 1933 में जब गेस्टापो बना था, पुलिस स्टेट हो जाएगा पूरा। अगर कोई मुख्यमंत्री अगर किसी अधिकारी से कहेगा कि भाई आप हमारी ये गारंटीज है या कुछ है, हमने जनता को प्रॉमिस किया, वो नहीं करेगा, बोले आप कौन होते? तो फिर मेरी जवाबदेही किसको है? चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर जवाबदेही जनता को नहीं चाहिए। थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है, ये डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करता है। तो इसलिए हम इस बिल्स की मुखालिफत की। सर, SIR का मुद्दा अभी भी है, चुनाव बिहार में चुनाव होने वाले हैं, आपकी पार्टी। देखिए, मीडिया ने इस बात को रिपोर्ट किया कि 2002-03 में जब 7 प्रदेशों में उस वक्त SIR इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करवाया था, वो 243 डेज तक चला। आज का SIR सिर्फ 97 डेज, आप समझ लीजिए। और दूसरा क्या है कि वो उसमें कोई सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं पूछा गया उन लोगों को जिनका ऑलरेडी नाम वोटर लिस्ट में है। तीसरा, उसमें एपिक कार्ड को बड़ी सेंट्रलिटी दी गई थी। आज आप इस पूरी एक्सरसाइज को सिर्फ 97 डेज में कर रहे हैं। यही इलेक्शन कमीशन ने 2002-03 में, और आज आप 11 डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं, जब तो कुछ नहीं पूछा आपने। कैसे होगा बताइए? और आखिरी बात, नाम जिन लोगों के नाम नहीं आए, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज चेक करेंगे, मगर पूरी जिम्मेदारी तो ECI की है ना, एक्सरसाइज तो ECI कर रहा है। और हमको इस बात का पूरा एप्रीहेंशन नहीं बल्कि यकीन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो आप उनके डॉक्यूमेंट्स मेमोज देखेंगे, उन्होंने कह दिया BLOs को कि अगर आप 3 मरतबा गए और वो नाम नहीं मिला आपको, तो AERO और ERO उस शख्स को फॉरेनर्स सिटीजनशिप एक्ट 1950 में आप उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भिजा सकते। ECI का कोई मैंडेट नहीं है सिटीजनशिप चेक करने का, ये तो मिनिस्ट्री होम अफेयर्स का है। तो यही चीजें हमको परेशान कर रही हैं। सर, एक चीज, आप एक सियासतदान हैं, एक पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं और एक लॉ मेकर भी हैं। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाया जा रहा है, निशाना भले ही केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी है, लेकिन जिस तरीके से इमेज को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन कमीशन की, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और देखिए, मैं जितने आपके सवाल का जवाब दिया, मैं इलेक्शन कमीशन के सामने गया, हमारे अध्यक्ष बिहार के अख्तर ईमान साहब सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशनर हैं, क्या हमने अपनी जबान से ऐसा कुछ कहा है? तो हम नहीं, दूसरों का मत पूछिए, आप मुझसे पूछिए, मैं जवाब दूंगा। आप दूसरे क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, वो मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि बतौर सियासतदान, बतौर एक पार्टी प्रमुख, बतौर लॉ मेकर,
आप इसको देखिए, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक बात याद रखिए, चाहे इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या उनके कमिश्नर्स हो या हम जैसे पॉलिटिशियन हो या पॉलिटिकल पार्टीज हो, हर एक का इकबाल होता है। उस इकबाल को बरकरार रखने की जरूरत है। हर दो को, सिर्फ एक को नहीं, हर दो को अपना इकबाल बरकरार रखने की जरूरत है। सर, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात किए, क्या इशू था, क्या मसले थे उस पर? नहीं, देखिए, वो जो अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की जानें चले गई, जो गणेश की मूर्ति को लेकर जा रहे थे, उसके बाद गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि जितने तार हैं इलेक्ट्रिक पोल्स को निकाल देंगे। फिर हाई कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट का भी कोई फैसला। हमने उनसे कहा कि सर, आप उनको थोड़ा टाइम दीजिए ताकि वो उस तमाम जो अनयूज केबल्स है उसको निकाल देंगे और हाइट 15 फीट पर रखेंगे। तो डिप्टी सीएम ने कहा कि हमने उनको पहले 1 साल का टाइम दिया था, इन्होंने काम नहीं किया। तो हमने फिर से उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अब ये लोग जो टाइमलाइन आप देंगे, वो सब जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल उसको फॉलो करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमने मेन रोड पे लाइन्स को सही कर लिया, बाई लेन्स में और स्लम्स में हमको करना है। हमने डिप्टी सीएम साहब को बताया कि इसकी वजह से जो घर में बैठकर हमारी खवातीन, महिलाएं काम करती हैं, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, स्टूडेंट्स को तकलीफ हो रही है, ट्रेडर्स को तकलीफ हो रही है, बहुत से लोगों का कारोबार मुतासर हो रहा है। तो हमने कहा कि इन द लार्जर इंटरेस्ट, आप पब्लिक के लार्जर इंटरेस्ट में इनको एक आखिरी मर्तबा एक मौका दीजिए, टाइमलाइन दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ के क्या कर सकता हूं, देखकर उस पर एक्शन लूंगा। सर जी, एक सवाल और, ये आरजेडी नेता जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी, उनकी तरफ से एक विवादित बयान आया है कि हिंदू भाइयों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, सेक्युलरिज्म क्या है, संविधान क्या है। और उन्होंने ये भी कहा कि बड़े दुश्मन को हराने के लिए छोटे दुश्मनों को जो है एक साथ होना होगा। क्या इशारा उनकी तरफ से दिया जा रहा है छोटे दुश्मनों को एक साथ? नहीं, अब्दुल बारी साहब पिछला असेंबली चुनाव क्यों हार गए, वो बता दिए ना, बिहार की जनता को बता दें। उनके खिलाफ जेडीयू का कोई यादव कैंडिडेट जीत गया था, वो क्यों हार गए, अब वो बता दें कि वो कौन उनसे दुश्मनी किया। अब ये देखिए, चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई हम क्या, कोई ये हम पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, अपोनेंट को हराना है। अब ये जो अब्दुल बारी एक सीनियर सियासतदान है, अब वही आपके सवाल का बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। उन्होंने तो एक मर्तबा कह दिया था कि मैंने अपने बच्चे से कहा कि भारत को वापस मत आओ, कहा था ना उन्होंने कहा था ये बात। फिर ये भी कह रहे हैं, तो नहीं मालूम, वो बड़े अक्लमंद और पुराने सियासतदान हैं, वो आपके सवाल का अच्छे तरह से जवाब दे पाएंगे। आपकी तरह स्पोर्ट्समैन भी हैं। हाँ, आपकी तरह स्पोर्ट्समैन भी। देखिए, स्पोर्ट्समैन होना अलग अलग है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होना चाहिए।